Namaskar students, I am Sanjeev, teaching chemistry for NEET, JEE, 12th and 11th class exams. Today I am discussing solution, lecture 3. Solution, lecture 3. और आज हमारा डिस्कशन है लिक्विड सॉल्यूशंस. लिक्विड सॉल्यूशंस. लिक्विड सॉल्यूशंस कौन से हैं? जैसे मान लीजिए लिक्विड इन लिक्विड, या फिर सॉलिड इन लिक्विड, या फिर गैस इन लिक्विड. तो पहले हम दो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, एक लिक्विड इन लिक्विड, और फिर दूसरा हम स्टडी करेंगे सॉलिड इन लिक्विड. अब जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं. मान लीजिए एक है A2 प्लस B2. जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो मान लीजिए ये सॉल्यूशन बन गया AB. दिस इज सॉल्यूशन. ठीक है. अभी मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, इनको लेकर. A2 प्लस B2, इनमें से एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है. सपोज ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो जब हमने दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया. अब ये जो A2 है सल्यूट है, ये लिक्विड भी है हो सकता है और ये सॉलिड भी हो सकता है. ठीक है. A2 में भी लिक्विड और A2 में भी सॉलिड. ओके. जो B2 है वो लिक्विड है. ठीक है ना. सो B2 इज अ लिक्विड इन दिस केस एंड A2 में बी लिक्विड और सॉलिड. अब जब A2 को हम B2 में मिक्स करते हैं, अगेन आई विल पुट इट लाइक दिस. ये जो A2 है इसके अंदर A और A के बीच में बॉन्ड है, प्लस जो B2 है उसमें B और B के बीच में बॉन्ड है ना. मान लीजिए जो A है वो शुगर है, शुगर के मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड्स, और B2 वाटर है तो वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बॉन्ड है. जब आपने दोनों को मिक्स किया तो ये बन गया सॉल्यूशन AB. और अगर आप देखें इस प्रोसेस में AA बॉन्ड वो तो टूट गया, यहाँ तो है ही नहीं. BB बॉन्ड भी टूट गया और उसके बाद A और B ने आपस में बॉन्ड बना दिया. मैं इसको बोलूँगा सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन. सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन. ओके. इसको बोलूँगा मैं सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन. ठीक है. सॉल्वेंट के अपने मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरेक्शन बॉन्ड्स हैं, इसको बोलूँगा मैं सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन. तो आप समझ लीजिए तीन तरह की इंटरेक्शन होगी. सल्यूट के अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर की इंटरेक्शन, सॉल्वेंट के अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर की इंटरेक्शन, सल्यूट और सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बनाते हैं तब उनके बीच की इंटरेक्शन, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एंड फाइनली सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन. अब डिपेंडिंग अपॉन ये इंटरेक्शन कैसा है, ये इंटरेक्शन कैसा और ये इंटरेक्शन कैसा है, जब सोल्यूशन बनता है कुछ हीट रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है. क्या मतलब? मान लो ये जो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है ये AA और BB इंटरेक्शन से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है. ओके. मान लो ये इंटरेक्शन जो है, ये जो बॉन्ड है, ये इन दोनों बॉन्ड से कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो बेटा कुछ हीट लिबरेट हो जाएगी. डेल्टा H विल बी नेगेटिव. अच्छा, मान लो ये जो AA और BB इंटरेक्शन है ये मिलाकर स्ट्रॉन्गर है AB इंटरेक्शन से, मतलब ये वाला बॉन्ड वीक हो गया. अब बेटा कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक. कहने का मतलब जब सॉल्यूशन बनता है किसी सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को लिक्विड में आप ऐड करते हैं तो उस केस में हीट लिबरेट भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है. सॉल्यूशन में भी एक्सोथर्मिक, सॉल्यूशन में भी एंडोथर्मिक. जैसे 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 मान लीजिए लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड, और इसी ग्रुप में पोटेशियम क्लोराइड भी है. बट जब आप लिथियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं, लिथियम क्लोराइड प्लस वाटर, जब ये सॉल्यूशन बनता है तो यहाँ पे हीट
लिबरेट हो जाती है। लेकिन जब पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं, सोल्यूशन बनता है, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सोल्यूशन फॉर्मेशन इन दिस केस मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, हीट में बी रिलीज्ड और हीट में बी एब्जॉर्ब। वो डिपेंड करता है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से कंपैरेटिवली, इनका एवरेज निकालने पर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शंस है ये किस तरह के इंटरेक्शंस हैं, अब मैं किसी और एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए हम एक सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो होता क्या है, कई बार वो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होता है और कई बार पानी में डिसॉल्व नहीं होता। सम सब्सटेंसेस दे मिक्स इन वाटर एंड सम सब्सटेंसेस दे डू नॉट मिक्स इन वाटर। ऐसी सिचुएशन में क्राइटेरिया क्या है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक लिक्विड सोल्यूशन बनाने में, एक लिक्विड को लिक्विड में या सॉलिड को लिक्विड को डिसॉल्व करने में पार्ट प्ले करते हैं। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which are responsible for the formation of a liquid solution. नंबर 1 आता है इसमें नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेटा सल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है, सल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, उनकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कैसी हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमारे पास एक प्रोवर्ब है, एक लाइन है, एक मैक्सिमा है। वो क्या है, वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब यहां पे इस लाइक का मतलब क्या, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यहां पे लाइक का मतलब है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एक जैसी होती हैं, वो एक दूसरे में मिक्स होकर सोल्यूशन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, बेटा सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्स इन वाटर। ऐसा क्यों है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज पोलर, मीन्स आयनिक, है ना, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पोलैरिटी, एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर। वाटर में भी डाइपोल मूवमेंट है, H O and H। ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। इसमें पोलैरिटी है और इसमें भी पोलैरिटी है। पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। सोडियम क्लोराइड डू नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन। बेटा जो सोडियम क्लोराइड है वो तो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता, बिकॉज सोडियम क्लोराइड तो बेटा पोलर है और बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। दिस इज नॉन पोलर। बेंजीन तो ऑर्गेनिक है, वो नॉन पोलर है, उस पर कोई पोलैरिटी नहीं है, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट 0 है। तो पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, नॉन पोलर सब्सटेंस पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। बट एट द अदर एंड देखिए, अगर मैं लिखता हूं वैक्स, वैक्स जो है वो डिसॉल्व्स इन बेंजीन, क्योंकि वैक्स भी ऑर्गेनिक है, बेंजीन भी ऑर्गेनिक है ना। वैक्स, कैंडल वैक्स, उसको आप बेंजीन में डालिए, उसको आप पेट्रोल में डालिए, वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वैक्स और बेंजीन की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस लाइक हैं, एक जैसी हैं। वैक्स में वेंडर वाल फोर्स होती है, वेंडर वाल फोर्स होती है वैक्स मॉलिक्यूल में, और जो बेंजीन है उसमें भी वेंडर वाल फोर्सेस होती हैं। तो मैक्सिमा कहता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ऐसे सब्सटेंस जिनकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। हम इसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। बट अगेन यू हैव गॉट इथाइल अल्कोहल, ये तो ऑर्गेनिक है, और वाटर ये इनऑर्गेनिक है। और आप जानते हैं जो इथाइल अल्कोहल है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व्स इन वाटर। बेटा ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है, लाइकनेस क्या है कि दोनों में पोलैरिटी है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो इथाइल अल्कोहल ऐसे आ गया C2H5 O एंड H, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट। वाटर में भी H O एंड H,
नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। सो यहां भी पोलैरिटी है, यहां भी पोलैरिटी है, इसलिए जो इथाइल अल्कोहल है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो हम ऐसे कहना प्रेफर नहीं करेंगे कि ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है। हम बोलेंगे जो पोलर है वो पोलर सबस्टेंसेस में डिजॉल्व होता है, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सबस्टेंसेस में डिजॉल्व होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, polar substances are soluble in polar solvent and non-polar substances are soluble in non-polar solvent. Okay, second point आ जाता है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक तो आ गया लाइक डिजॉल्व लाइक, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जो सॉलिबिलिटी है, डिसोल्यूशन जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और डिपेंड कैसे करता है ये हम ना ली चटलर प्रिंसिपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए मान लीजिए एक सल्यूट है, आपने उसको एक सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, ये बन गया सॉल्यूशन। अब बड़ा ये प्रोसेस हो सकता है एक्सोथर्मिक हो, डेल्टा एच इज नेगेटिव, हो सकता है एंडोथर्मिक हो, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अब बड़ा इन दोनों सॉल्यूशंस के ऊपर ना टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। थोड़ा सा ली चैटल प्रिंसिपल रिकॉल करने की कोशिश करिए। देखिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, एम आई राइट? एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। तो बेटा अगर सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पर ये ज्यादा डिसॉल्व करेगा, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर एक्सोथर्मिक solution formation, its solubility will decrease with the increase in temperature. On the other hand, अगर solution endothermic है तो endothermic process is always favored at high temperature. Okay, so if exothermic dissolution, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ना, increase in temperature will decrease its solubility as per Lee-Chatler principle. As per Lee-Chatler's principle. On the other hand, if endothermic डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, रिक्वायर्स हीट, देन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी, अगेन एज पर ली-चटलर्स प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ भी सकती है और टेम्परेचर कम करने से कम भी हो सकती है। ओके, तो ये दो मेन फैक्टर हैं। एक और आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इन दोनों सॉल्यूशन पर प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लिक्विड होते हैं या सॉलिड्स होते हैं वो प्रेशर की वजह से ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, उनके वॉल्यूम पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर का कोई फर्क नहीं होता उनके ऊपर। तो प्रेशर का इन दोनों तरह के सॉल्यूशन पर, लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड, कोई फर्क नहीं होता। सो वी हैव गॉट टू फैक्टर्स, वन इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड इज टेम्परेचर। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये पानी में कैसे डिसॉल्व हो जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर? ओके, यस, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है, वो पानी में कैसे डिसॉल्व हो जाता है? ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है। देखो ये रहा सोडियम क्लोराइड, इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो इसका सॉल्यूशन बन जाता है। वो क्या है सॉल्यूशन? मैं उसको थोड़ी देर के ऐसे लिख देता हूं, सोडियम आयन एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस। ओके, सोडियम आयन एक्वस मतलब पानी में डिसॉल्व हो गया, क्लोराइड आयन एक्वस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और इस प्रोसेस में कुछ हीट लिबरेट या एब्जॉर्ब हो जाती है। जनरली थोड़ी सी हीट इस केस में एब्जॉर्ब होती है। अब ये प्रोसेस कैसे है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड।
सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड, बेटा सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का बना होता है कुछ इस तरह से। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ये एक सॉलिड क्रिस्टल होता है। इसका एक लैटिस होता है। लैटिस मतलब क्रिस्टल होता है इसका एक। घर में अगर आपने नमक देखा है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, उसका जो एक व्हाइट सा ग्रेन होता है छोटा सा, वो कुछ ऐसा होता है समझ लो। उसमें क्या होता है, जो सोडियम आयन होता है ना पॉजिटिव, उसको क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं, और जो क्लोराइड आयन है उसको सोडियम आयन सराउंड करते हैं। देखो ये सोडियम आयन है, इसको देखो ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड है ना, चार। एक इसके ऊपर यहाँ हवा में होता है, एक नीचे हो जाता है टेबल के, है ना, 6 होते हैं। ये सोडियम 1 2 3 4 देख रहे हैं, एक ऊपर आ जाता है और एक नीचे चला जाता है। उसी तरह जो क्लोराइड है उसको 6 सोडियम सराउंड करते हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर सोडियम एक नीचे। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल समझ लीजिए, एक क्रिस्टल है, यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब बड़ा अगेन जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है, जब वो अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। जब सॉलिड बना, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव आयन था एक नेगेटिव आयन था, मान लो उन्होंने अट्रैक्ट किया, पास है। जैसे वो अट्रैक्ट करके पास आते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टल बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के असेंबल होने में जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। बेटा वो एनर्जी इन आयन को ना बांध के रखती है। ऑल दिस आयन्स आर हेल्ड अप बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है ना, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी वो इनको बांध के रख रही है। अगर आप चाहते हैं ये आयन सेपरेट हो जाए, आपको कम से कम लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। अगर आप इनको लैटिस एनर्जी या उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ओके, इट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल आयन्स असेंबल एंड फॉर्म क्रिस्टल। ठीक है ना, it is the energy released when 1 mole ions attract and form crystal। ठीक है बेटा, जब 1 मोल आयन्स अट्रैक्ट करते हैं और क्रिस्टल बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, है ना, उन अट्रैक्शन से, उस अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। आप इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं। वो क्या है, अगर मुझे 1 मोल आयंस को, 1 मोल क्रिस्टल को सॉरी आयंस में सेपरेट करना है, तो मुझे कम से कम वो एनर्जी देनी पड़ेगी। इन आयन को जो बांध रहा है वो तो लैटिस एनर्जी है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो तो लैटिस एनर्जी की वजह से है। अगर आप चाहते हैं आयन सेपरेट करना, तो आपको बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, कम से कम लैटिस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। लिखता हूं और, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल crystal is separated into its ions। अगर आपने इनको सेपरेट करना है तो आपको कम से कम लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये सेपरेट होंगे, अदरवाइज ये सेपरेट नहीं होंगे, है ना। आप इनको लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, उससे कम देंगे तो ये सेपरेट नहीं होते। ओके, अब ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जो वो बॉन्ड है उनको अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको लैटिस एनर्जी सप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, मान लीजिए ये एक बीकर है ना, अब मैंने इस बीकर में ना वाटर ऐड कर दिया, दिस इज वाटर। अब क्या होगा, अब बेटा जो वाटर है और जो आयंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। बेटा देखो, ये जो वाटर होता है, वाटर, इस वाटर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, डाइपोल मूवमेंट है, पोलैरिटी है। अब बेटा ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव आयन है, मैं यहां लिखता हूं पॉजिटिव आयन सोडियम आयन, है ना, और ये लिखता हूं नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन।
एक पॉजिटिव आइन सोडियम आइन है ये, और ये नेगेटिव आइन क्लोराइड है। ये जो पॉजिटिव आइन है ना, ये वाटर के नेगेटिव एंड, देखो ऑप्शन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव आइन, ये नेगेटिव एंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। देखो ये पॉजिटिव आइन की तरफ वाटर के नेगेटिव आइन एंड अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन, है ना। तो ये वाटर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसके ऊपर आकर चिपक जाता है, कुछ ऐसे समझ लो, HOH। देखा ये जो O है, O सोडियम के ऊपर चिपक गया, O पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, HOH HOH HOH। ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो वाटर आयन के ऊपर चिपक गया, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। आप अपना हाथ जब पानी में डालते हैं तो आपके हाथ के ऊपर पानी चिपक जाता है ना। अब आपके हाथ को, अगर आपको पानी हटाना है, वाटर हटाना है, तो आपको वाइप करना पड़ता है टिश्यू पेपर से, अदरवाइज वाटर इसके ऊपर चिपक गया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है ना। स्किन में भी अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स में भी पोलैरिटी है और वाटर में भी पोलैरिटी है, इसलिए वाटर स्किन के ऊपर चिपक जाता है। वही प्रोसेस यहां हुआ, वाटर आयन के ऊपर चिपक गया, बेटा उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब बेटा वो जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है ना, रिलीज आयन और वाटर की अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, बेटा वो बीच वाले बॉन्ड जो लैटिस बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करती है। यहां भी देखो क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा पॉजिटिव एंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, देखो H O और H की तरफ से आप H का पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, HOH ओके। अब इसका पॉजिटिव एंड और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज, अब ये अट्रैक्ट हुआ, इसका भी हाइड्रेशन हो गया, सोडियम आयन का भी हाइड्रेशन हुआ वाटर से और क्लोराइड आयन का भी हाइड्रेशन हुआ, और इस हाइड्रेशन गीला हो जाने की वजह से, हाइड्रेट होने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उसे आप बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यस, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, व्हाट इज इट, इज द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole ions are hydrated with water. Okay, it is the energy released when 1 mole ions are hydrated with water. तो समझो बेटा, आयंस को सेपरेट करना है तो लैटिस एनर्जी चाहिए, एब्जॉर्ब होगी, है ना, और आयंस और वाटर रिएक्ट करेंगे, हाइड्रेट होंगे, तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अब बेटा ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है, ये लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करती है। ज्यादातर केसेस में हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करती है, उससे ये आयन सेपरेट हो जाते हैं, और जैसे सेपरेट होते हैं हम बोलते हैं पानी में डिसॉल्व हो गए। सेपरेट होने के बाद देखो मैंने कैसे लिखा था इसको, मैंने लिखा सोडियम आयन एक्वस, ये यही हो गया हाइड्रेटेड, समझ गए। सोडियम आयन इसके आगे पीछे वाटर के मॉलिक्यूल चिपक गए, और क्लोराइड आयन इसके आगे पीछे वाटर के मॉलिक्यूल चिपक गए, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जनरली शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करती है ना। अब बेटा ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है उसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा H सोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H लैटिस एनर्जी माइनस डेल्टा H, सॉरी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने प्लस की फॉर्म में लिखा, पर आपको याद रखना लैटिस एनर्जी इन दिस केस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड। ये प्लस में होगी, ये माइनस में होगी। अब इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम आ जाएगा, दैट कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये जो लैटिस एनर्जी है ये एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब मतलब मैं प्लस x लिख देता हूं इसको, ये रिलीज होती है -y। बेटा अगर ये बड़ा होगा आंसर माइनस में आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई डेल्टा H नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा H पॉजिटिव भी हो सकता है। पर आप पूछ सकते हैं सर अगर डेल्टा H पॉजिटिव हुआ इसका मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, फिर ये कैसे डिसॉल्व होगा? बेटा ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है ना। मैक्सिमम केसेस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी कम होती है। बट मान लो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, बेटा उस केस में साल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ये बहुत ज्यादा हो और ये बहुत कम हो, तो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व नहीं होता,
जैसे मान लो बड़े सारे फ्लोराइड्स हैं, कैल्शियम फ्लोराइड आयनिक है, पानी में डिजोल्व नहीं होते क्योंकि उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी उनको कंपनसेट नहीं कर पाती। तो क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए। लेकिन मान लो अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस मतलब मान लो ये मान लो 70 है, -70, और ये मान लो +71 है, ये इससे थोड़ी ज्यादा फर्क नहीं है, तो दोनों का सम कितना गया, +1 है ना, डेल्टा तो +1 हो गया। ऐसा सोल्यूशन पानी में डिजोल्व हो जाता है, या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फिर भी पानी में डिजोल्व हो जाता है। बेटा वो इसलिए डिजोल्व हो जाता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर बड़ा कम डिफरेंस हो, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा हो, तो उस केस में जो एंट्रोपी फैक्टर है, एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी डिसऑर्डर फैक्टर, आप बताओ जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करेंगे, ये सॉलिड है, आयोनाइज हो जाएगा, है ना। जब आयन बनेंगे तो आयंस की मोबिलिटी सॉलिड से ज्यादा होगी, आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी तो डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। वो जो एंट्रोपी फैक्टर बढ़ता है ना, वो इस प्रोसेस को ड्राइव करके ले जाता है अपने साथ। मैं फिर रिपीट करता हूं, ज्यादातर केसेस में हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, वो लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करती है, सोल्यूशन पानी में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन मान लो लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज कम हो रही है, बेटा उस केस में आयनिक सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व नहीं होता। अच्छा दोनों बराबर है तो भी डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा अगर लैटिस एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा है तो भी डिसॉल्व हो जाता है। अब इस केस में डिसॉल्व क्यों होता है, क्योंकि इस केस में जो एंट्रोपी फैक्टर है, जो सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करने पर जो डिसऑर्डर बढ़ता है, वो डिसऑर्डर जो है एंट्रोपी फैक्टर, वो प्रोसेस को अपने साथ ड्राइव कर लेता है, वो डिसोल्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, वो कैसे देखो, मैं कोशिश करता हूं नेक्स्ट शीट पे थोड़ा सा बताने की आपको। देखो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, याद है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये टेम्परेचर है डेल्टा एस। बेटा ये जो टी डेल्टा एस है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा अगर आप एक लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं। मतलब अगर आप लिक्विड में लिक्विड या लिक्विड में सॉलिड ऐड करते हैं, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। बेटा ये एंट्रोपी बढ़ेगी तो ये वाला टोटल फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फैक्टर नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला फैक्टर प्लस एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, माइनस, इसको मैं वाई, इसको जेड ले लेता हूं, है ना, ये हमेशा सेम रहेगा। अब बेटा सेकेंड केस में दोनों का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव आ गया, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। फर्स्ट केस में भी प्रोसेस नेगेटिव हो सकता है इफ जेड फैक्टर इज ग्रेटर देन एक्स। एंट्रोपी फैक्टर इसको नेगेटिव करने में हेल्प करेगा ना, तो अगर ये डेल्टा जी नेगेटिव होगा, अगर एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट कर गया एंथैल्पी फैक्टर का, तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो भी वो जो सोल्यूशन है वो बन जाएगा। सोल्यूशन फॉर्मेशन में डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ये वाला फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस जेड ले लिया, ये वैल्यू कभी पॉजिटिव आएगी कभी नेगेटिव आएगी। अच्छा अगर ये दोनों नेगेटिव हुई तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो प्रोसेस हो गया, सोल्यूशन बन गया। और फर्स्ट केस में ये जो आंसर है वैसे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अगर एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट कर गया तो आंसर नेगेटिव होगा, आंसर नेगेटिव होगा तो सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये था डिस्कशन आज का लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है बेटा, प्लीज चलिए, थैंक यू बेटा, प्लीज।